So now let's come to accumulated profit reserves and losses. Obviously ये word मैं फोर्थ पे ले रहा हूँ, हो सकता है थर्ड पे हो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स में. So this is on the basis of the same concept जो revaluation का concept है कि भाई पुराना हमारा एसेट लाइबिलिटी के चेंजेस जो हुए हैं उसका हिसाब किताब खत्म करके ही हम आगे मूव कर सकते हैं न्यू रेशियो के रेजिम में. अब वैसे जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व हमारे पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, मतलब ऐसा प्रॉफिट या ऐसा रिजर्व जो मैंने पार्टनर को डिवाइड नहीं किया है बट बैलेंस शीट में सेपरेटली दिख रहा है, राइट. तो हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी और बैलेंस शीट में हमने उन आइटम्स को यहाँ मेंशन किया था, राइट, इधर भी और इधर भी. बैलेंस शीट में ये जो आइटम्स होते हैं हमारे जो कैपिटल में ना ऐड होके अलग से दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व या फॉर दैट एनी अदर रिजर्व ऑफ फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वगैरह वगैरह. इनका मतलब होता क्या है? इनका मतलब ये है कि ये रिजर्व जो हैं हमारे प्रॉफिट से बनाए गए थे या प्रॉफिट हमारा अभी तक पड़ा हुआ है जो हमने कैपिटल में जाके ऐड नहीं किया है. तो दैट प्रॉफिट वाज अर्न्ड इन अ प्रीवियस रेशियो. वो प्रॉफिट कैसे अर्न हुआ था? वो जब आप पुराने रिजिम में थे तब आपने वो प्रॉफिट अर्न किया था. तो अब जब नए रिजिम में जा रहे हो, नए रेशियो में जा रहे हो, तो आपको ये पुराने वाले प्रॉफिट का हिसाब करना पड़ेगा ना. एंड फॉर दैट सेक लॉसेस का भी, लाइक लॉसेस लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस वगैरह. सो लॉजिक पे रहो. लॉजिक ये है कि भाई जितना प्रॉफिट आपने पहले अलग करके रखा हुआ था जो कि आपने पार्टनर्स कैपिटल में ऐड नहीं किया था, राइट, या लॉसेस ऐसे थे जो अभी तक आपने पार्टनर्स कैपिटल से माइनस नहीं किए थे, उन प्रॉफिट या लॉसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा. ठीक है, खत्म करना पड़ेगा इस केस 1, एडजस्ट करना पड़ेगा इस केस 2. सो इसमें भी सिमिलर टू द लाइंस ऑफ रीवैल्यूएशन हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं. क्या है? केस 1 है हमारा बेसिकली व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट. मैंने उन्होंने ये रिजर्व वगैरह हमारे को दिए हैं बट हमें ये नहीं बताया है कि इनका करना क्या है. या फिर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहा है कि जो आपके रिजर्व्स या फंड्स है वो आपको ट्रांसफर करने हैं टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, जो कि हमारा नॉर्मल बिहेवियर है कि भाई हमारे पुराने ये पड़े हुए पुराना दे के खत्म करो तो ऑटोमेटिकली हम नए में चले जाएंगे. क्योंकि जब हमने पुराना खेल ही खत्म कर दिया अपनी बैलेंस शीट से तो ऑटोमेटिकली नए सिस्टम में इसका कुछ भी नहीं रहेगा. सो दैट इज माई नॉर्मल टेक. आई विल डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स या लॉसेस, या फिर मैं जो लॉसेस हैं वो भी बांट के आगे बढ़ूंगा नए रेशियो में. सो दैट इज योर फर्स्ट केस. तो फर्स्ट केस में जर्नल एंट्री क्या हो रही है हमारी? पहली, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व द जर्नल एंट्री इज कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व है उसे हम डेबिट करेंगे क्योंकि उसका क्रेडिट का नेचर होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर क्रेडिट होगा. इसमें हमारे को याद रखना पड़ता है कि हम उतना ही रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितना फ्री है. सो दिस वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज टू द एक्सटेंट फ्री. जितना आपका फ्री रिजर्व है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर को. फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? कि जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो या कोई स्टेक ना हो. जैसे अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने क्रिएट किया है और उसके ऊपर अगर हमारी ऑलरेडी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है ऑन द डेट ऑफ चेंज, तो हम पूरा का पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांट नहीं सकते. हम उतना ही प्रोपोर्शन बांटेंगे जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, जहां हमारे लिए ऑलरेडी लायबिलिटी नहीं है उस रिजर्व के ऊपर. सो टू द एक्सटेंट फ्री वुड मीन कि हम पार्टनर को वही वाला प्रॉफिट डिवाइड कर सकते हैं ना जिसके ऊपर कोई क्लेम ना हो, जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो. अगर कोई क्लेम या लायबिलिटी है तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. इन्हीं में दो एग्जाम्पल हमने लिए थे जो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, लाइक प्रोविडेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड टैक्सेशन फंड, क्योंकि ये ऐसे फंड है जो कि पार्टनर के लिए है ही नहीं, ये बाहर की प्रॉपर लायबिलिटीज है. वो पैसा के कस्टोडियन हम आज की डेट में, लाइक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, दैट इज एम्प्लॉयज मनी, वी आर द कस्टोडियन, कि हमारे हिसाब हम ही वो पैसा रिलीज करवा के देंगे.
सेम इज टैक्सेशन फंड की हमने अप्रॉक्स लायबिलिटी अपने बता रखी है कि कितनी होगी, उसके लिए हम पैसा अलग करके बैठे हुए। सो दोज आर नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, चाहे चेंज हो या कुछ भी हो, राइट। तो बात को ये समझना है कि टू द एक्सटेंट फ्री, और द वर्ड फ्री रिजर्व, इसका क्या मतलब कि भैया जो हम यहां मुद्दे को समझ ये रहे हैं कि हम यहां इस टॉपिक में आए क्यों हैं, कि भाई कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ होगा पीछे का जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में ऐड नहीं किया या क्रेडिट नहीं किया। तो अगर आप नए सिस्टम में जा रहे हो तो उसे क्रेडिट कर दो, पर सारा क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर उन रिजर्व्स में या उन प्रॉफिट्स में कहीं ना कहीं कोई लायबिलिटी पड़ी हुई है, कोई उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है या लायबिलिटी है, तो वो पोर्शन मुझे अलग रख के बाकी का पोर्शन पार्टनर को डिवाइड करना है, तब जाके आप एंट्री पास करते हो। जो बाकी फ्री रिजर्व्स है उनके लिए रिजर्व अकाउंट डेबिट और पीएनएल डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड सेम इज अबाउट द लॉसेस। हमने यहाँ 3 लॉसेस देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है। तो अगर प्रॉफिट पार्टनर को बिलोंग करता है, जो पड़ा हुआ था अलग से, जो पार्टनर को नहीं मिला, तो लॉस भी तो उन्हें बिलोंग करेगा। लॉस किसे बिलोंग करेगा? सो दोज लॉसेस हैज टू बी डिवाइडेड टू द पार्टनर। जब लॉस डिवाइड करोगे तो इनका ऑलरेडी डेबिट एस्पेक्ट है, इनको क्रेडिट करना और पार्टनर को हमें डेबिट करना है। एंड ऑब्वियसली दिस ऑल फंक्शनिंग विल गो ऑन ओल्ड रेशियो। ये सारा काम किस पे होगा? ओल्ड रेशियो में होगा ना, कि ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो, ओल्ड लॉसेस ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो, राइट। So that is case 1 for us, कि we divide the reserves and losses to the partner to the extent free, जिनके ऊपर अगर कोई liability ना हो उतना हम प्रॉफिट या लॉस पार्टनर में डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। यह है मेरा केस 1। फिर हमने देखा केस 2। So what was case 2? This is similar to revaluation। जब क्वेश्चन कहता है कि हमें चेंजेस नहीं करनी है या वी डोंट वांट टू ट्रांसफर और डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट। अभी अगर हम केस 1 यूज करते हैं तो हमारे बैलेंस शीट की पोजीशन चेंज हो जाएगी जैसे ही हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। यानी कि बैलेंस शीट से रिजर्व वो वाले गायब हो जाएंगे जो हमने बांट दिए, लॉसेस गायब हो जाएंगे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट। बट केस 2 कहता है कि भाई आप बैलेंस शीट की पोजीशन ना बदलो, यानी कि आप ट्रांसफर ना करो, चेंज ना करो, बट एडजस्टमेंट फिर भी करो। तो जब भी ये बट एडजस्टमेंट फिर भी करो आएगी तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो बैक टू योर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पे दोबारा जाना है, राइट। सो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी रिजर्व वगैरह है हम वो एडअप कर लेते हैं, रिजर्व हो या जो भी फंड्स हो, और माइनस करेंगे लॉसेस अगर उनके साथ भी सेम कंडीशन है, और फिर जो अमाउंट आई उसको भी ट्रीट हम वैसे ही करेंगे जैसे गुडविल ऑफ द फर्म है, और ट्रीटमेंट वही होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो भी रिजर्व का टोटल आएगा, चाहे जो भी रिजर्व माइनस लॉस का टोटल आएगा जिसके ऊपर ये कंडीशन है कि उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या वैल्यूज उनकी चेंज नहीं करनी, तो उनका जो भी टोटल है सम है उसको भी हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। अब उसके लिए अब कहानी यहां से देखो कि स्टार्टिंग से लेके 3 बार इस्तेमाल हो चुका है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल में इस्तेमाल हुआ, रीवैल्यूएशन केस 2 में इस्तेमाल हुआ, और अब यहां पे एक्यूमुलेटेड रिजर्व में केस 2 में इस्तेमाल हो रहा है, और तीनों का काम सेम है। तो अगर तीनों केस एक क्वेश्चन में आ जाते हैं तो वी विल टोटल ऑल द 3 एंड पास 1 सिंगल जर्नल एंट्री। अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल भी है, मतलब इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, केस 2 ऑफ रीवैल्यूएशन भी है, केस 2 ऑफ रिजर्व भी है, तो इन दैट केस तीनों का अमाउंट यानी कि गुडविल प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस जितने भी रिजर्व्स है माइनस द लॉसेस, इनका जो टोटल है उसका करेंगे हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, राइट। सो ये समझने की जरूरत है कि ये केस 2 इज रेलेवेंट टू दिस चैप्टर ज्यादा। केस 2 है हमारे पास एडमिशन में भी, अभी रिटायरमेंट में नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आ नहीं सकता है, जिस दिन वो इंसर्ट करना चाहे ये भी आएगा, राइट। सो दैट इज केस 2 फॉर यू, जब वो चाहते नहीं है कि बैलेंस शीट पोजीशन चेंज हो। सो बट ऑब्वियस सिमिलर टू द रिवैल्यूएशन, इसमें बैलेंस शीट पोजीशन चेंज होगी, रिजर्व वगैरह गायब हो जाएंगे। केस 2 में बैलेंस शीट पोजीशन एज इट इज रहेगी, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 15 पढ़ो।
A, B, and C, who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, हम्म decide to share profits and losses in the ratio of 2:3:5. हम्म Uh, Give the journal entry to distribute investments fluctuation reserve of 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment market value 95,000 appears in the books at आराम से 1 lakh. बाबूजी, पढ़ क्या रहे हो? धीरे पढ़ लो। लिटरेचर की क्लास में हो क्या? मैडम वाह वाह करेंगी। And अब this धीरे पढ़ लो ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 20,000. और क्या बोला आगे? Or when investment market value 95,000 इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी है 95,000। ठीक है, फिर appears in the books at 1 lakh. बुक वैल्यू 1 लाख है, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू कह लो, बुक वैल्यू। चलो आगे। बस इतना दे रखा, गेट जर्नल एंट्री बोल दिया। तो क्या करें जर्नल एंट्रीज की? इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्लेम है ना, क्लेम कर देगा इसे? सॉरी क्लेम नहीं, इन्वेस्टमेंट। अरे जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना था तो इसीलिए तो बना कि अगर वैल्यू डिक्रीज हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को चेंज कर लें हम, तो हाँ, इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करना पड़ेगा ना। टू इन्वेस्टमेंट, हाँ वही बोला था सर, फिर बाकी टू पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे। और बचा हुआ जो है वो फ्री है तो उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। सो रेस्ट ऑफ इट इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन देयर बेसिकली ओल्ड रेशियो। 15,000 को डिवाइड कर देना। ठीक है लरीशा जी, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, क्या कह रहा है वो? Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. फिर बैलेंस शीट है और न्यू PSR 1:1. न्यू PSR इज 1:1। ठीक है मैडम। फिर इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट 20,000. सो व्हाट डज दैट, इसका इफेक्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट दी है तो मेरा पहला टेक होता है कि बैलेंस शीट में हमें दो तरह के आइटम्स को टिक लगाना पड़ता है। एक है एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस और दूसरी गुडविल, क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट हमें खुद करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो अभी अंदर कौन से आइटम से पहले वो टिक करके आए हो मैडम? जनरल रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। दैट्स इट, खत्म है काम। और तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, जनरल रिजर्व के लिए रिलेटेड बाहर कुछ तो बताया नहीं होगा ना, कि बताया? नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो कहने का मतलब है जनरल रिजर्व के केस में है सिर्फ ये बात, कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में भी ये बात है? उसमें इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं 20,000 बाहर। What I'm talking is, आपने कहा जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, तो जनरल रिजर्व में सिर्फ केस 2 लग रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी केस 2 लग रहा है? नहीं, सिर्फ जनरल रिजर्व में लग रहा है। हाँ। ठीक है, क्योंकि उस और किसी के बारे में स्पेसिफिक नहीं है। गुड है मैडम। तो अब इन्वेस्टमेंट में कहा है कि इट्स वैल्यूड एट 20,000 और अंदर कितनी है? 20,000। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं सर, 30,000 है मैडम, अंडर 30,000 है हाँ, कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड हमारे पास 20,000 का अंदर है ना, यही कह रहे हो ना कि आपके लाइबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 का है, जिसमें से इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए आपको 10,000 की जरूरत है और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी और एस में इन देयर ओल्ड रेशियो। हाँ। ठीक है, ये जो भी डिवाइड होगा 10,000 कर देंगे हम बाद में, चलो कर ही दो यार, 6 और 4। ठीक है, ये तो एक एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। दूसरा पॉइंट क्या है बाहर की तरफ? Goodwill of the firm to be valued at 24,000. क्या करोगे इसका? Gaining to sacrificing. तो थर्ड वाले का भी तो सेम ही करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हाँ। तो वाई वुड बी टेक इट सेपरेटली, क्योंकि गुडविल प्लस जनरल रिजर्व प्लस गुडविल दोनों की एंट्री सेम है, तो दोनों को एडअप कर लो, कितना आ रहा है? जनरल रिजर्व कितने का है? 23,400.
23,400 और गुडविल कितने की है? 24,000. 24,000. सो बेसिकली 47,400 दैट इज गुडविल और जनरल रिजर्व का आप एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो ना, हाँ. क्योंकि दोनों की अल्टीमेट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आनी है. यही मैंने कहा था कि अगर ये इकट्ठे आ जाए एक जगह पे तो हम एक साथ ट्रीट कर सकते हैं. तो पहले हमारे को गेन एंड सैक्रिफाइस चाहिएगा. तो बी का क्या आ रहा है? 3/5 माइनस 1/2 है ना. 10 6 माइनस 5 1/10. तो दूसरे का 1/10 ही आएगा. इसका गेन है तो एस का सैक्रिफाइस इसका सैक्रिफाइस है तो एस का गेन होगा डेफिनेटली. ठीक है मैडम. तो अब क्या एंट्री बननी है? 1/10 ऑफ दिस, राइट. सो दैट एंट्री इज बेसिकली एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट जो सैक्रिफाइस कर रहा है, एंड दैट इज फॉर 4740. बात समझ में आती है? हाँ जी. हाँ. तो दैट इज हाउ यू डील विद केस 1 एंड 2. डरने की जरूरत ज्यादा 2 से है क्योंकि ए तो हमारा फ्लो में चलता है, 2 हमारा फ्लो में नहीं चलता. वो सिर्फ इसी चैप्टर में रेस्ट्रिक्ट होके रह जाता है. और एग्जाम के सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके बाकी के चैप्टर्स है उसमें 2 इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता. ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, राइट. सर बुक के पीछे अलग आंसर है, क्या लगा? प्लस करके भी नहीं मैच हो रहा सर. मतलब कैसे? सर वहाँ गुडविल के लिए अमाउंट लिखा 2400 और जनरल रिजर्व के लिए लिखा 2340. तो बाबूजी मतलब मैं पागल हूं क्या कि दोनों को जोड़ के 4740 नहीं कह सकता? कुछ भी कह रहा है क्या? अच्छा मेरी गलती होगी कैलकुलेशन की, सॉरी. कैलकुलेशन क्या है? तू अलग अलग बता रहा है, मैंने जोड़ के एक साथ किया. यही नो सर जोड़ के सही था, मेरी कैलकुलेशन की खुद गलती हो गई. बढ़िया.